ऐसे दोस्ती नहीं किया। सर्विल। अच्छा। मुझे नाम ही याद होते हैं, सरनेम नहीं होते। नाम याद होते हैं मुझे जितने भी होते हैं। ठीक है। कोई गायकवाड़ है क्लास में? कोई भी गायकवाड़? नहीं है कोई। मराठी सरनेम है ना, क्योंकि एक है, इसलिए पूछा मैंने। ऋतुराज गायकवाड़ एक प्लेयर भी है। बंद हो गया। पता नहीं कैसे। क्या? मेरा सरनेम राजपूत। धर्मेंद्र राजपूत। चलिए, ओपन कर लीजिए बुक। किसी को कोई डाउट पूछना है? कल आए थे आप? आए थे कल? आप नहीं आए थे कल, है ना? अच्छा, इधर से पता चलेगा कौन आया है कौन नहीं। कहाँ से दिखते हैं पार्टिसिपेंट्स यहाँ से? अच्छा, कोई नहीं है आज ऑनलाइन। क्या बात है। चलो बढ़िया है। बोलो कौन सा क्वेश्चन पूछना है। जो क्वेश्चन पूछना है पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 7.5 का क्वेश्चन नंबर। अरे यार, ये तो बंद ही हो गया है। 7.4 में भी कुछ पूछना है? ओके, उसमें से भी बता देंगे भाई। 1 मिनट में बुक ओपन कर लूं बस। स्टेट बोर्ड 11th पार्ट 2, लिमिट्स। पहले आप बताइए क्या बोला था 7.5 का क्वेश्चन, फर्स्ट फर्स्ट। ओके। और आपको कौन सा पूछना है 7.4 में? थर्ड का फर्स्ट। A² - B² अपॉन C² आंसर नहीं आ रहा? थर्ड का फर्स्ट में तो बस लिखने का पैटर्न ध्यान से लिखना है, देखो। नहीं, B² - A² आएगा। उल्टा हो जाएगा, देखो। कॉस BX माइनस के साथ है ना क्वेश्चन में, उसके आगे एक वन अपने मन से लिख दिया। ठीक है ना, माइनस के साथ उसमें। और कॉस AX प्लस के साथ है तो उसके आगे एक माइनस अपने मन से लगा के 1 - cos AX लिख दिया। देखो, 1 से 1 बैलेंस है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो cos AX प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा। सो न्यूमरेटर को ऐसे लिख दिया मैंने को। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, 7.4 एक्सरसाइज से। ठीक है। अब इसके अपॉन में एक एक्स स्क्वायर अपने मन से लिख दो, इसके अपॉन में भी लिख दो एक एक्स स्क्वायर अपॉन। उल्टा लिखा है, इसमें भी थोड़ा माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 - cos CX अपॉन X²। सो लिमिट, भाई आ रहा है A² - B², लिमिट x टेंड टू 0। ए भी एक फॉर्मूला है, ए भी एक फॉर्मूला है, ए भी फॉर्मूला है। ठीक है। तीनों फॉर्मूला बन गए हमारे। इसका आंसर आएगा B² बाय 2। इसका आंसर आएगा A² बाय 2। इसका आंसर आएगा -C² बाय 2। सो इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए इन दोनों को आगे पीछे कर दो, टू सारे कट कर दो। सो इन दोनों को स्विच करोगे तो ये आ जाएगा A² - B² अपॉन C²। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में तो। ना देखते हैं 7.5 फर्स्ट। 7.5 में फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने कर लिया है वैसे? कोई भी ऐसा जिसने अटेम्प्ट किया हो और आ गया हो 7.5 का फर्स्ट में फर्स्ट? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करना है। इधर लिख देते हैं तो फिर। एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है लिमिट x टेंड टू π/2 कोसेक एक्स
-1 अपॉन π/2 माइनस एक्स। कोसेक एक्स -1 को तो कोसेक एक्स प्लस 1 का प्रोडक्ट कर देते, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 बन जाता, दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो तो हैंडल किया जा सकता था, दिक्कत नहीं थी, उससे भी हो जाता हैंडल। प्रॉब्लम ये है कि ये तो बचा ही रह जाएगा, इसका क्या होगा, π/2 माइनस एक्स का। तो पहले इसी को डील कर लेते हैं, π/2 माइनस एक्स को ही इलिमिनेट करने के हिसाब से सोचते हैं, मतलब π/2 माइनस एक्स की जगह हम नया वेरिएबल पुट कर देते हैं, उसके बाद आगे फिर चेंजेस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुट किया π/2 माइनस एक्स को टी। अच्छा, ऐसा करने का एक एडवांटेज और होता है, एक बात ध्यान रखिए, लिमिट्स में जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उसमें से एक फॉर्मूला छोड़ के, जो सबसे पहला फॉर्मूला था जिसमें लिमिट एक्स टेंड टू ए लिखा था और लिखा था एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस फॉर्मूले के छोड़ के बाकी। अच्छा, इस क्वेश्चन का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। ओके, ठीक है, तो जो भी फॉर्मूले आपने इसको छोड़ के पढ़े हैं, टेन वाला, साइन वाला, कॉट वाला, ये तीनों और पढ़े, इसके अलावा e की पावर एक्स वाला या लॉग एक्स वाला जो भी पढ़ोगे आगे, e की पावर एक्स वाला तो पढ़ चुके हैं आप, लॉग एक्स का नहीं पढ़ा आपने, वो पढ़ोगे। सब फॉर्मूले में लिमिट जो होती है वो जीरो को टेंड कर रही होती है। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप कर लीजिए ये बात की। देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स में भी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होता है, 1 - cos² एक्स इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले में भी लिमिट टेन टू जीरो होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स में भी जीरो ही होता है। एक और पढ़ा था ऐसे, e⁻x + 1 अपॉन ना -1 था अपॉन एक्स, इसमें भी लिमिट एक्स टेन टू जीरो ही होता है, तब आंसर बन आता है इसका, लिमिट एक्स टेन टू जीरो पे आंसर आता है इसका बन। ऐसे ही लॉग का भी पढ़ोगे एक आप, उसमें भी आंसर बन ही होता है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे एक्स सेम होना चाहिए। तो ये तो मैं फॉर्मूले के साथ बताते ही जाता हूँ कि क्या कंडीशन है फॉर्मूले की, लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हर एक फॉर्मूले में लिमिट टेन टू जीरो लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट इसको छोड़ के बस हर एक फॉर्मूले में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपको लिमिट भी जीरो मिल जाती है, फायदा ये भी होता है सब्स्टिट्यूशन से आपको। जहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड टू π/2, यहाँ मैं π/2 पुट करूंगा, π/2 माइनस π/2 कितना आएगा, जीरो। सो टी की लिमिट जीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो एक एडवांटेज ये भी होता है सब्स्टिट्यूशन करने का कि आपको फॉर्मूले जैसी सिचुएशन बनने के लिए लिमिट भी मिलने लगती है। ठीक है, तो बस इसको पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेन टू जीरो, पाई एक्स टेन टू π/2, π/2 यहाँ पुट करोगे तो π/2 माइनस π/2 जीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं इसी चीज को, सो कोसेक एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी π/2 माइनस टी। ये कैसे आया, टी को इधर ले आए, एक्स को इधर ले आए, तो एक्स की जगह आ गया π/2 माइनस टी। ये -1 है जिट इज, अपॉन में इसको लिख दीजिए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दीजिए टी स्क्वायर। सो कोसेक π/2 माइनस टी कितना हो जाएगा, सेक टी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बस π/2 से चेंज करते हैं तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होते हैं। सो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री उसी में लिखा हुआ है, सेक। ठीक है ना, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक, सो इट विल बी सेक टी। सो लिमिट लिमिट टी टेन टू जीरो, टी टेन टू जीरो, ये बन जाएगा सेक टी -1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको सबसे फास्ट करने का तरीका तो है, वैसे 1/cos लिख लो तो भी हो रहा है, जैसे ही 1/cos लिख लोगे 1 - cos/cos बन जाएगा और ये फॉर्मूला लगने लगेगा। ठीक है, कॉस लिखोगे तो भी एक तरीका है, ये तो बेस्ट है ही, सबसे बढ़िया तरीका है ये भी, कि ये जो बगल में फॉर्मूला लगा है इसको जैसे ही 1/cos लिखोगे, कॉस एलसीएम लोगे आप तो 1 - cos न्यूमरेटर में बन जाएगा, अपॉन में टी स्क्वायर ऑलरेडी है, सो ये फॉर्मूला जो यहाँ लगाया है वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। एक तरीका ये वैलिड है, 100% तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगा सकते हो। मैं पिछली क्लास में एक और बताया था जिससे ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, ये जो फॉर्मूला है ये ड्राइव किया गया है साइन और टेन की हेल्प से, तो उसको भी लगा सकते हो आप, कैसे वो बता देता हूँ, वो भी बता रहा हूँ, ये तो बता ही दिया मैंने, और उससे आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, जैसे इसको 1 - cos लिखोगे तो 1 - cos x
या कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर का आंसर होता है 1/2। और कॉस में टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो वो 1 होता है। सो 1/2 इंटू 1 भी 1 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा तरीका एक और भी है, आप क्या करिए, सेक टी प्लस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों जगह कर दीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर टी माइनस 1, दैट इज 10 स्क्वायर टी। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। और 10 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैं लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, लिमिट टी टेन टू जीरो 10 स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर। और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, सेक टी प्लस 1। कोई डाउट यहां तक। अब ये भी तो फॉर्मूला ही बन गया लिमिट का ही। अभी अभी बोला भी मैंने, ये फॉर्मूला भी है लिमिट का। फॉर्मूला क्या था, मैं इधर मेंशन कर देता हूं लिमिट का। लिमिट का फॉर्मूला है हमारा, लिमिट एक्स टेन टू जीरो 10x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 1 + 1 2। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन, ए भी बनाएगा टी इक्वल टू जीरो पे, ए भी बनाएगा तो 2 हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, 1/2। ठीक है, जो तरीका आप लगाना चाहें वो लगा सकते हो। ये जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से ड्राइव्ड है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया आपको। ऐसे ड्राइव किया जा सकता है ये फॉर्मूला। ठीक है, जो यहाँ लगाया मैंने। ठीक है, एक कॉस वाला फॉर्मूला उस तरीके से ड्राइव किया गया है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। आपकी चॉइस है, बाकी जैसे करना चाहो। कॉस का फॉर्मूला लगाओगे तो भी एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। एक्चुअली में लिमिट में एग्जिस्ट करने वाले दो ही फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला एक, टेन एक्स अपॉन एक्स वाला, दो। ये दो फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, उनसे ही बाकी ये कॉस वाला ड्राइव किया जाता है। लेकिन फिर भी कॉस वाला यूजफुल बहुत ज्यादा है, इसलिए एज ए फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं उसको भी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले ड्राइव बहुत अलग तरीके से होते हैं। 10x/x एंड sin x/x वाले जो आंसर बन है उनको भी ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन उनका डेरिवेशन बहुत ही अलग है। एंड में सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, वो भी उनको ड्राइव करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उनको बिल्कुल एंड में सिखाऊंगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का या किसी और का, नहीं तो फिर हम इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन ले लेते हैं खुद ही। सेकंड मतलब अगला ही। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन एक्स रेस टू 1/5, ए रेस टू 1/5। एक्स माइनस ए का डिवाइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दो। मतलब दोनों जगह एक्स माइनस ए अपनी तरफ से लिख दो एक, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में एक साइन सी माइनस साइन डी की भी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। बता रहा हूं कैसे। एक्स टेन टू ए लिखा है ना। डन, चलिए बढ़िया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात और सिखा रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो फॉर्मूला हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेन टू जीरो, आंसर आता है 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक वर्जन और बता रहा हूं। आप हर बार सब्स्टिट्यूशन करने से बचने के लिए इस तरीके को यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, इस फॉर्मूले को तब भी लगाया जा सकता है जब लिखा हो साइन एक्स लिमिट एक्स टेन टू जीरो, या जो भी लिखा हो, ए लिख देता हूं, लिमिट एक्स टेन टू ए, लिमिट बदल दी, लेकिन साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और यहां पे भी एफ ऑफ एक्स लिख दिया। ओके, मतलब साइन में यहाँ जो एक्स की जगह कोई फंक्शन आ गया है एक्स का। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी वही फंक्शन सेम टू सेम लिखा है। तो यदि इफ एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो है, इफ एफ ऑफ ए जीरो, मतलब ए की एक्स की जगह ए पुट करने पे ए वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका आंसर भी 1 होता है। तो भी इसका आंसर 1 होता है। इसका एक आध एग्जांपल बता देता हूं, फिर आप ज्यादा समझ पाएंगे इस बात को, क्या लिखा है। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, साइन एक्स की जगह मैंने लिख दिया x-5, और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया x-5, और लिमिट लगा दी x टेन टू 5।
अब यहाँ x तो नहीं आया और लिमिट भी अलग है, देखो यहाँ लिमिट 0 थी, यहाँ 5 है, यहाँ पे x था, यहाँ x-5 है। लेकिन आप चेक करें, जो यहाँ बात लिखी है वो ट्रू हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ हो रही। कैसे? यदि मैं 5 यहाँ पुट करता हूं तो 5-5 0 बन रहा है। तो यदि मैं f ऑफ x इस सिचुएशन में x-5 को कहूं, यदि f ऑफ x जैसे यहाँ f ऑफ x लिख दिया, इस सिचुएशन में f ऑफ x में x-5 को कहूं और इसमें 5 पुट करके देखूं, तो f ऑफ 5 की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं? मतलब ये लिमिट पुट करने पे साइन का आर्ग्यूमेंट जो है, जो इनपुट है साइन के अंदर, वो 0 बन रहा है। और वही सेम टू सेम डिनोमिनेटर में लिखा है, वो भी 0 बन रहा है। लिखा है कि नहीं? तब भी इसका आंसर बन ले सकते हो आप। तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि अब आपको, अच्छा ये निकला कैसे ये भी बता देता हूं मैं। ये निकला कैसे, इसमें x-5 को टी पुट कर दो, अपने आप यही फॉर्मूला फिर बन जाएगा। ठीक है, x-5 को टी पुट कर दो, फिर से इसी फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे। जैसे ही मैंने पुट किया x-5 इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सो ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट t टेंड टू 0 साइन टी अपॉन टी, बन जाएगा कि नहीं? और आंसर आ जाएगा बन। तो आप यदि ये बात याद रख पाते हो क्या, कि यदि ऐसी सेम टू सेम सिचुएशन है, जो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट, वही डिनोमिनेटर में भी मिल गया मुझे, और दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं लिमिट पुट करने पे, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1। इससे एडवांटेज है कि आपका ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बच जाता है, मतलब आपको ये पूरा पार्ट दोबारा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअली में इसी फॉर्मूले में कन्वर्टेबल है, इसलिए आंसर 1 है। ठीक है, सो एज ए फॉर्मूला आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखना है तो ये जो यहां लिखी मैंने, लिमिट साइन एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ ऑफ साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ साइन ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तभी ऐसा पॉसिबल है। और इसका आंसर एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, इसी का एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है साइड में, इसका एग्जाम्पल ही लिखा है। ठीक है, अच्छा इसको बताया क्योंकि अगली क्वेश्चन में मैं चाह रहा हूं कि इसको हम उपयोग कर लें, जो आपने पूछा है ना ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। हालांकि वो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे से ऐसा बना सकते हैं हम, बता भी दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप बच जाएगा मेरा, इसलिए मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बताऊंगा क्यों सब्स्टिट्यूशन बचाना चाह रहा हूं मैं उसमें। आप अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन बचाने में एडवांटेज है मुझे। ठीक है, बताता हूं अभी कैसे। डन। ए फॉर्मूले के तौर पे ए लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसे लिख लो। ए फॉर्मूला सेम ही है, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है इस जैसा ही है, क्योंकि ये जो है उसमें कन्वर्टेबल होता है। ओके, ये जो है कन्वर्टेबल होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी साइड में लिख दिया है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूंगा। तो इनको ऑर्डर में वैसे ऐसे लिखना चाहिए था, सबसे पहले वो फिर ए फिर ए। ठीक है, एक्चुअली में तो मैंने उल्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा है टोटली। सबसे पहले वो लिखा, मतलब अब देखा जाए तो पहले वो दिख रहा है बोर्ड पे, लेकिन वो सबसे लास्ट का हिस्सा है। सबसे पहले ये था, ऐसे ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, पूरा रिवर्स ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज सॉरी, क्लॉकवाइज लिखा गया है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। इन जनरल हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, वैसे एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं कह सकते, ऊपर टू नीचे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट बस, इन जनरल। हाँ, एक लैंग्वेज है उर्दू। किसी को आती है उर्दू? नहीं आती? वो उल्टा लिखा जाता है, हम जनरली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। वो लैंग्वेज ऐसा है। बाकी मैं और कोई मैंने तो नहीं सुनी कोई और लैंग्वेज ऐसी हो जिसमें ऐसा कुछ किया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ एक्स माइनस फिफ्थ रूट ऑफ ए, फिफ्थ रूट ऑफ ए। सो एक्स की जगह ए पुट कर रहा हूं तो साइन ए माइनस साइन ए 0,
एंड ए यहाँ पुट कर रहा हूं, ए का फिफ्थ रूट माइनस ए का फिफ्थ रूट, वो भी जीरो, सो जीरो अपॉन जीरो तो बन रहा है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूं, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, कितनों को याद है आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी, कुछ दिन पहले और भी यूज की है, बोलो बोलो बोलो। ऋतुजा, अपॉन टू, नहीं प्रोडक्ट में है बेटा, मल्टीप्लाई में, ना माइनस है ना प्लस है, मल्टीप्लाई है। मतलब टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, देन साइन आएगा डायरेक्ट, मतलब मल्टीप्लाई है, ना प्लस है ना माइनस है बीच में, साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, सो आइडेंटिटी है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, एक मिनट, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू मल्टीप्लाइड विथ साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ऐसा है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कोई साइन नहीं है। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए, टू कॉस, सी की जगह क्या है, एक्स प्लस ए अपॉन टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन टू, ऐसे ही आएगा। नाउ डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसे एज इट इज लिख रहा हूं, बीच में जगह क्यों छोड़ी अभी समझ जाओगे आप। एक्स रेज टू इसे लिख दिया 1/, और इसे भी लिख दिया ए रेज टू 1/5। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में भी एक डिनोमिनेटर में, केवल इतने के डिनोमिनेटर में एक एक्स माइनस ए लिख लिया, और इसके अपॉन में भी एक एक्स माइनस ए लिख लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़े एक्स माइनस ए का, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ झोल करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन किए बिना डायरेक्ट में यदि ये बात जानता हूं कि यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट करने पे ए भी जीरो बन रहा है, ए भी जीरो बन रहा है, बस एक टू का एक्स्ट्रा डिवाइड है, तो वो टू एडजस्ट करना चाहो तो टू एडजस्ट कर लो, इस टू को यहाँ ला सकते हो आप। नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ भी टू लिख लो, एक मल्टीप्लाई में टू लिख लो। मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, एक टू और लिख लिया ऐसे, इस जैसा सेम टू सेम बनाने के लिए। ठीक है, तो एक टू को मल्टीप्लाई में भी लिख लो यहाँ पे। सो इसका आंसर मैं वन लिख सकता हूँ, जो अभी अभी पढ़ाया है उस फॉर्मूले से, और इस टू से इस टू को कट कर दो, इस टू से इस टू को कट कर दो, बस सीधे लिमिट पुट करने की बात रह गई। और ये तो पहले ही फॉर्मूला है लिमिट का, ये फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला बन गया लिमिट का। ठीक है, सो ऐसे करने की जगह, ये टू एंड टू का मल्टीप्लाई करने की जगह आप ऐसे याद रखो, इसकी जगह आप ऐसे याद रखो क्या, आपको मैंने ये फॉर्मूला भी पढ़ाया है, साइन पी एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे आंसर पी आता है। तो यहाँ एक्स माइनस ए तो मैच कर रहा है, केवल ए टू मैच नहीं कर रहा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा इस वाले का। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 1/2, जैसे यहाँ लिखा होता साइन x/2 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, तो आंसर क्या आता 1/2। वैसे ही यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। ऐसे लॉजिक लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं, बस एक स्टेप और लिखने को रह गया, लिमिट पुट करके फॉर्मूले लगाने को रह गए, तो फॉर्मूले और लगा देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। सो इसका न्यूमरेटर का आंसर जो टू एज इट इज, कॉस में एक एक्स की जगह ए पुट करूंगा तो ए प्लस ए, टू ए, टू से टू कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए ओनली। और इस पार्ट का आंसर आएगा 1/2, अभी अभी बता भी दिया मैंने लॉजिक से वो भी, 1/2। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, यहां लगाऊंगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड टू ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो यहाँ एन की जगह क्या लिखा है 1/5, ए टू की जगह तो ए ही लिखा है, पावर 1/5 से 1 कम करूंगा तो -4/5 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दूं -4/5, 1/5 से 1 घटाओ तो -4/5 आ जाता है। ठीक है, सो बस अब आपको सारे एक हिस्से में समेट देना है, इस टू से इस टू को कैंसिल कर लो, ये नेगेटिव पावर है, न्यूमरेटर में भेजोगे पॉजिटिव बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 ऊपर शिफ्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी बस,
4/5 ए की पावर में, और एक कॉस ए एज इट इज बना रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है। सो ए ही आपका आंसर है। ठीक है। सो आंसर है 5 × a⁴/5 × cos a। ठीक है। डन। सो लिमिट में ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, बहुत कठिन नहीं है। सिंगल स्टेप क्वेश्चन था, लेकिन ये है क्लिक करना पड़ता है कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इसमें तो यही फॉर्मूला बन सकता है केवल और केवल जब भी ऐसा लिखा, और x⁵ में तो हम कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ते। x⁵ में हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कुछ लोग सीखे भी हैं, मुझसे पूछा है कुछ लोगों ने ऑलरेडी। x⁻n - a⁻n में एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, मतलब a² - b² a³ - b³ तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन a⁴ - b⁴ देन a⁵ इनमें एक पैटर्न होता है फॉर्मूले में, उसको यूज करके बनाया जा सकता है फॉर्मूला। बहुत कठिन नहीं है, फॉर्मूला बनाया जा सकता है उसका। ठीक है। वो फॉर्मूला आसान है, लेकिन ये तो पावर 1/5 लगाई हुई है, तो हैंडल करना बहुत ट्रिकी है। तो इसको तो केवल इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तो केवल x - a की जरूरत है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगाते ही x - a का टर्म यहाँ बन रहा है, हमारा काम हो गया। ठीक है। डन। सो कोई भी क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल फॉर्मूले लगवा लिए जाते हैं। उसमें बस यही एक तरीका है लिमिट चैप्टर में कठिन बनाने का, कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में आपसे लगवा लिए जाएंगे। ऐसा बहुत कठिन नहीं। कुल मिला के 3 स्टेप लिखे हैं, इसके फॉर्मूले लिखे हैं इधर तो मैंने सारे, और कई बार पहले भी बता चुका हूँ सेम फॉर्मूले। ठीक है। यहाँ सिंगल स्टेप में इसमें आइडेंटिटी लगाई, इसके अपॉन में एक x - a यहाँ में लिखा, और सीधे सीधे फॉर्मूले लगाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, बस वो क्लिक करना ट्रिकी है। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। हम्म। बंद हो गई बुक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। अगला क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों लगा के हो रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। उससे अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन, फोर्थ क्वेश्चन, वो और ट्रिकी है। अच्छा क्वेश्चन है वो, जो आपने पढ़ रखा है a sin x + b cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है a² + b² का होल स्क्वायर रूट, ऐसा पढ़ा है। a sin x + b cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b²। मैं फिर से बोल दूं क्या बोला मैंने। a sin x + b cos x इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो होती है a² + b² का होल स्क्वायर रूट, ये मैक्सिमम है। और इसी में माइनस लगा दो तो ये मिनिमम हो जाती है। ठीक है, ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको ड्राइव कैसे किया जाता है वो लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये ड्राइव करने का एक तरीका होता है, वो लगा सकते हैं उसमें, बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 में तो। ठीक है। इसको ड्राइव कैसे किया गया है वो लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए बढ़िया है, देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 3 पहले। 3 में लिखा है लिमिट x → π। सीधा ही ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है ज्यादा, ऐसे आप पहले कर चुके हैं। और 1 + cos x - 2, लेकिन इसमें दो पार्ट हो गए हैं। एक तो पहले सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आइडेंटिटी, मतलब रेशनलाइजेशन, फिर आइडेंटिटी लगेगी। पहले सब्स्टिट्यूशन देन रेशनलाइजेशन देन उसके बाद कॉस वाली आइडेंटिटी, या जो भी आइडेंटिटी बन जाए वो लगा सकते हो। मुझे उम्मीद लग रही कॉस वाली ही बनेगी, क्योंकि स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कॉस भी है, तो स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी बनेगी, कॉस वाली ही। ठीक है। तो बस पहले तो पुट ही कर देते हैं क्या, π - x को t, इसे टी पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है,
बाय पुट कर लेते हैं, इस बार टी नहीं कर रहे, चलो। एक्स की वैल्यू आ रही है पाई माइनस बाय इक्वल टू एक्स। सो यहां पुट किया लिमिट एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो बाय जीरो को अप्रोच करेगा। एक्स की जगह पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई जीरो, तो बाय की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, नाउ यहां लिख दीजिए इसको, 5 को तो कुछ नहीं करना है। कॉस में एक्स की जगह क्या लिखोगे, पाई माइनस बाय -2 एज इट इज अपॉन, इसकी जगह लिख दीजिए बाय स्क्वायर। कॉस पाई माइनस बाय कितना हो जाएगा, कॉस बाय माइनस का कॉस बाय। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए बन जाएगा माइनस कॉस बाय। कॉस पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस बाय। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिखने लगेगा, लिमिट बाई टेन टू जीरो 5 माइनस कॉस बाय होल स्क्वायर रूट -2 अपॉन बाय स्क्वायर। बस अब तो एक स्टेप और रह गया, बट दैट इज रेशनलाइजेशन। सो रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 माइनस कॉस 5 बाय माइनस +2 अपॉन 5 माइनस कॉस बाय होल स्क्वायर रूट +2 का प्रोडक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दीजिए। बस एक ही बार में काम हो रहा है इसमें तो। होल स्क्वायर ओपन होगा उधर तो आ जाएगा लिमिट बाय टेन टू जीरो, यहाँ बाय 5 माइनस कॉस बाय, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सो ये -4 अपॉन बाय स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ ए स्क्वायर रूट वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 5 माइनस कॉस बाय +2। न्यूमरेटर में देखो एक 1 - cos y ही लिखा है, और अपॉन में बाय स्क्वायर भी लिखा है। न्यूमरेटर में ये जो लिखा है, ये लिखा है 1 - cos y। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बन गया। 1 - cos y अपॉन बाय स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 1/2। p²/2 होता है, p की वैल्यू 1 है इस जगह पे। ठीक है, सो इसका आंसर आया, जो फॉर्मूला लिखा है, कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक बार। लिमिट x टेन टू जीरो 1 - cos px अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर होता है p²/2। लेकिन यहाँ p की जगह 1 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। सो इसका आंसर तो 1/2 है, लेकिन एक 2 यहाँ 4 यहाँ से भी आने वाला है, चाहो तो पुट करो 2 बाय की जगह 0। सो 0 कितना होता है 1, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, एंड 2 + 2 होता है 4। सो 2 के एंड 2 मल्टीप्लीकेशन में 4 आएगा, सो 1/8 आंसर है फाइनली। 1/8 फाइनल आंसर है। ठीक है, सो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फॉर्मूले पहले पढ़े हैं आपने, या जो मेथड्स पढ़े हैं, उन पे थोड़े थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन बिल्ड हो रहे हैं, थोड़े थोड़े। मतलब आप छोटा सा स्टेप आगे बढ़ा है, लेकिन पहले से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन, रेशनलाइजेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री तीनों के फॉर्मूले यूज करवा लिए इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, डेफिनेटली बनते हैं। ऐसे ही लेवल अप होता है, किसी यदि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कठिन बनाना हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन कठिन बनता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करवा लेंगे। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को आप जितने अच्छे से फिट कर पाएंगे, उतना ज्यादा कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पूरा ही कठिन है। मैं शुरू बेसिक से बहुत आसानी से, बहुत अच्छे लेवल से आपको समझाया हूं। यदि आप पहले से करते आ रहे हैं तो इतना कठिन नहीं लगेगा। दूसरा एक और पार्ट है, थोड़ा भी कठिन यदि आपको लग रहा है, देन प्रैक्टिस इट मोर। ज्यादा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा और समय दें। परसों टेस्ट है, तब तक आप आज कल परसों, परसों की क्लास में, कल की क्लास में जो भी डाउट आते हैं इवनिंग सेशंस में, आप डाउट पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको आसान लगने लगेगा। है है सीट भी है। B3, B3 तो आप ही, सॉरी B2, B2 में तो अभी लिमिट स्टार्ट ही नहीं हुआ। B1 एंड B6 बैच में दी भी जा चुकी है, अभी अपने में नहीं दी मैंने। दूंगा, आज की क्लास के बाद मैं सोच रहा हूँ दे दूं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हम आज इनफाइनाइट लिमिट पढ़ लेंगे। देखते हैं, यदि इनफाइनाइट वाली लिमिट को भी हम सीख लेंगे आज, तो आज ही दे दूंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा टेस्ट में, तो उसकी चिंता मत करो। सीट के क्वेश्चन करने के लिए अभी आपकी थ्योरी इतनी नहीं हुई है कि सीट के क्वेश्चंस कर पाए, इसलिए नहीं दिया मैंने अभी। ठीक है, तो
दूंगा, मैं सीट भी दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। हालांकि कई सारे हो जाएंगे, सब नहीं हो पाएंगे, लेकिन पहला ही पार्ट उसमें एक्चुअली में मैंने जिस ऑर्डर में पढ़ा है उसमें एक पार्ट स्टार्टिंग का स्किप कर दिया, लिमिट की डेफिनेशन में ही। उसको LHL RHL मतलब दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। मैंने ये तो बताया आपको कि x बाय 10 to 0 का मतलब है, जैसे यहाँ लिखा है बाय 10 to 0 का मतलब पहले तो यही है कि बाय की वैल्यू जीरो नहीं है, पहला मीनिंग ये है। दूसरा है या तो बाय की वैल्यू जीरो से कुछ कम है या ज्यादा है। तो इसको कैसे डील करना है एक्चुअली में नंबर्स में, वो पार्ट मैंने अभी सिखाया नहीं। और लिमिट सीट की शुरुआत उसी से होगी, पहले को स्टार्टिंग में ही वही क्वेश्चन मिलेंगे पूरे। ठीक है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं दी है, उसके बाद लेकिन इनके क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको डील कर सकते हो, तो आज मैं इसमें भी भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन इनमें से, सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से हो सकते हैं सारे, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है डिफरेंशिएशन से। यदि आप लिमिट पुट कर रहे हैं और 0/0 बन रहा है तो डेफिनेटली होगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, जैसे यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूं ए, तो साइन ए माइनस साइन ए जीरो, और ए का फिफ्थ रूट माइनस ए का फिफ्थ रूट जीरो, सो 0/0 बन रहा है, डिफरेंशिएशन से होगा। वही इस क्वेश्चन में भी है। यहाँ पाई पुट कर रहे हो तो कॉस पाई -1, -1 5 से जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 - 2 0, पाई माइनस पाई जीरो, तो 0/0 बन रहा है, मतलब ये भी डिफरेंशिएशन से हो सकता है। ठीक है, इसमें दो बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन लेकिन। ठीक है, बट इनके डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत ट्रिकी हैं। मैं एक का डिफरेंशिएशन लिख के दिखा देता हूँ आपको, पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखा देता हूँ नहीं तो। हाँ, इसका फिर भी आसान है क्योंकि x⁻ 1/5 ही है ना केवल, तो इसका फिर भी ठीक है डिफरेंशिएशन। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डिफरेंशिएशन से करना है क्वेश्चन, यदि साइन x माइनस साइन ए अपॉन x⁻1/5 माइनस a⁻1/5 लिमिट x टेंड टू a, तो ये डिफरेंशिएशन से करना है, तो भी डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे आप। कैसे? क्योंकि 0/0 तो बन ही रहा है, लिमिट x टेंड टू a, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन ए का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ए है कांस्टेंट। ओके, तो साइन ए भी कांस्टेंट होगा। यदि साइन में π/4 पुट कर दें तो 1/√2 आता है ना, 1/√2 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ये भी कांस्टेंट है। अपॉन ए x⁻1/5 का डिफरेंशिएशन 1/5 x⁻⁻⁴/5। ठीक है, और a⁻1/5 का डिफरेंशिएशन जीरो। x की जगह ए पुट कर दो, ए न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, यही तो आया था, और हमारा आंसर भी यहाँ पे भी ये पुट कर दो, वहां पे भी ये पुट कर दो, आंसर यही आया था। इससे अगला क्वेश्चन जो किया है वो ज्यादा लेंदी पड़ेगा डिफरेंशिएशन से। जो अगला क्वेश्चन था ना वो क्या था, लिमिट x टेंड टू पाई रूट ऑफ 5 - cos x -2 प्लस है यहाँ पे π - x होल स्क्वायर, ऐसा ही है। सो 1 अपॉन, एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता तो अभी इस चक्कर में ना पड़े, मैंने दूसरा तरीका सिखाया उसको ही करें फिलहाल। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, 2√x मतलब 5 + cos x का रूट इंटू 2। ये तो हो गया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर एक्स की जगह पे कुछ और लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से, 5 का जीरो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, -2 का जीरो हो जाएगा, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 2 × π - x × -1। ठीक है, अब इस 1 से 1 को माइनस को कट कर दो। ठीक है, अब पाई पुट किया तो साइन पाई जीरो और ए भी जीरो, तो अभी भी जीरो अपॉन जीरो ही बन रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सो पहले इसको एक बार ठीक से लिख लेता हूं। ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू, इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर का ही हिस्सा बनेगा। पाई से पाई, न्यूमरेटर में केवल साइन एक्स रह जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, बहुत लेंदी हो गया मामला ये तो। क्यों में लेंदी होगा? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ट्रिकी है। 2 × 2 4, और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा 5 + cos x × π - x, ऐसा बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है,
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट एडिटेड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एडिटेड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और उसमें भी एक टर्म ये लिखा हुआ है जिसमें चेन रूल भी लगाना है। तो डिफरेंशिएशन बहुत कठिन पड़ेगा इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन में नहीं जाता हमेशा। कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, हर एक क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब इसके डिफरेंशिएशन में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, देन इट विल बी मोर लेंदी, ठीक है ना। तो लेंदी बहुत हो जाएगा, कर तो सकते थे इसे भी। साइन एक्स का कॉस एक्स कर लो, डिनोमिनेटर में और कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन के चक्कर में मत पड़ो जब तक ढंग से नहीं सीख लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बार बार बंद हो जाता है, 4 को खुला हुआ है आपके टैबलेट पे, बंद कर दिया है, बार बार बंद हो रहा है। एक फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेन टू पाई बाई 6 cos x माइनस √3 sin x अपॉन पाई माइनस 6x, ऐसा लिखा हुआ है। लो बच्चे, थैंक यू। इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे इसके लिए बेस्ट तरीका डिफरेंशिएशन ही है, इसके लिए बेस्ट तरीका सही में डिफरेंशिएशन है, यदि डिफरेंशिएशन हमें पता है तो फास्ट मतलब। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में तो वाकई ट्रिकी तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ मैं तो पहले। डिफरेंशिएशन फास्ट है इसके लिए, क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत अच्छा टर्म लिखा हुआ है, एक बार में नंबर इसका डिफरेंशिएशन -6 बन जाएगा। और फायदा क्या है उसका, कि -6 में कुछ भी पुट करो वो जीरो नहीं हो सकता, -6 हमेशा रहेगा। तो एक डिफरेंशिएशन के बाद ही आंसर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन से भी सुनना है तो वो भी सुन लीजिए। साइन एक्स, अच्छा पहले पुट करके देखना है तो पुट करके देख लो। कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2, एंड साइन पाई बाई 6 होता है 1/2। सो 1/2 इंटू √3 माइनस √3/2, एंड √3/2 जीरो। एंड यहाँ पाई बाई 6 पुट करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, पाई माइनस पाई जीरो, सो 0/0 बन रहा है। नाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन के लिए पहली कंडीशन यही है, और तभी लगेगा, ये मैं बता चुका, पहले भी बता चुका हूं ये बात कई बार। तभी अलाउड है डिफरेंशिएशन करना जब 0/0 बन रहा हो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा हो, ठीक है। आपको अगली एक्सरसाइज या उससे अगली एक्सरसाइज में इनफाइनाइट वाले भी क्वेश्चन मिलने वाले, 7.7 में है। अभी ये फिफ्थ है ना, तो 7.6 में नहीं, 7.7 में है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाले, ठीक है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, √3 को तो कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, अपॉन पाई का डिफरेंशिएशन 0, -6x का -6, और लिमिट लगाई हुई है पाई/6। एक्स की जगह पाई/6 पुट किया तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -√3 इंटू √3/2 अपॉन -6, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3/2 -1/2, -3/2 -1/2 -4/2 -2, -2 अपॉन -6 आ रहा है, -2 अपॉन -6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ये तो डिफरेंशिएशन वाला शॉर्टकट हो गया भाई, अच्छा था, आसान भी था। हाँ इसको सही कैलकुलेट कर लेना, ये लिखा है -3/2 -1/2 मिलके होते हैं -2, -1.5 माइनस आधा मिलके -2 होगा ना, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 1.5 मतलब 1.5 नेगेटिव का, ठीक है। और माइनस का हाफ, दोनों मिलके -2, ठीक है। कुल मिला के -2 अपॉन -6, तो 1/3 आंसर है। ये तो डिफरेंशिएशन से हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं एक बार, वो भी बहुत कठिन नहीं है, एक बार आपको याद हो गया ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट तो वो भी 3 स्टेप में ही हो जाएगा, 2-3 स्टेप में, बहुत कठिन नहीं है। जब भी आपको एक ही क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ, दोनों जगह वेरिएबल यूज किया गया है, साइन कॉस में एक्स लिखा हुआ है और a cos x b sin x लिखा मिल जाए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू से दोनों जगह डिवाइड करके आगे सॉल्व करना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर √2। तो न्यूमरेटर में 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या किया मैंने, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, लिमिट x टेन टू पाई/6, यहाँ 2 एक मल्टीप्लाई में लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x,
ये टू का ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टू ही मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी। ठीक है, ये टू को अंदर ले जाओ, ऐसे ही बन जाएगा एक, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। टू अंदर लाओगे, टू से टू कट जाएगा कॉस एक्स। टू अंदर लाओगे, टू से टू कट जाएगा -√3 sin x। ठीक है, ओके। यहां से कॉमन ले लीजिए 6, यहां से कॉमन ले लिया 6, तो यहां बनेगा π/6 - x। ठीक है, ये जो है 1/3 आंसर आने वाला है, ए वन बन जाएगा, यही 1/3 आंसर आने वाला है, ए वन बनने वाला है। देखो बनाता हूं कैसे। सो लिमिट x → π/6 एज इट इज, इसको लिख लीजिए 1/3। इसको लिखिए, अच्छा पूरा ही लिखा रहने देता हूं ऐसे ही। 1/2 को क्या लिखा मैंने, साइन की आइडेंटिटी बनानी है ना, तो साइन π/6 कॉस एक्स माइनस कॉस π/6 साइन एक्स अपॉन π/6 - x। ठीक है, इस 1/2 को लिखा साइन π/6 कॉस एक्स एज इट इज, √3/2 को लिखा कॉस π/6 साइन एक्स एज इट इज। ये कुछ देखी देखी आइडेंटिटी लग रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। सुना है ऐसा? अभी सुन लीजिए फिर से। ठीक है, सो लिमिट x → π/6 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, इसे लिख दिया मैंने साइन π/6 - x ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, और अपॉन में ऑलरेडी लिखा हुआ है π/6 - x। अभी अभी ये फॉर्मूला का दिखाया था आपको निकाल के, अभी अभी ये फॉर्मूला दिखाया ना, ए और ए सेम टू सेम है, और इस लिमिट को पुट करने पे 0/0 भी बन रहा है। सो इसका आंसर बने तो ये 1/3 आंसर है, बगल में लिखा ही है। ठीक है, अरे इसका 1/3 यहाँ लिखा है। ओके, सो ये भी बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत कठिन है, बट ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में ही सुन के ट्रिकी लगता है। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिकी दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिश्तेदारी ही नहीं बन पा रही है बच्चों की, बेचारों की। ट्रिग्नोमेट्री सुनते ही ऐसे लगता है पता नहीं क्या बॉम्ब फोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो मेथड भी बहुत कठिन नहीं है एक्चुअली में। अच्छा, मुझे एक ऐसे पता चला था, मैंने कहा था ना इससे ड्राइव किया गया है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है इसकी, टू ही मैक्सिमम है। यदि मैं इसको कट नहीं करता, मतलब ऐसे ही लिखा रहने देता डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे ही लिखा रहने देता 2/6, फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं 2/6 ही लिखा रहने देता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इग्नोर मार दो, इसको यही टर्म था ना न्यूमरेटर में, मैंने कहा इसको ड्राइव ही ऐसे किया गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, या स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² के बराबर होगी। वो यहां से पता चलता है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 × 2 तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ऐसे पता चलता है। जो ड्राइव कर रखा है ना a²b², वो ऐसे ही ड्राइव किया गया जैसे यहाँ अप्लाई किया है। छोड़ो, और बात अनडू ही कर देते हैं। ठीक है, आंसर है 1/3। डन। मैंने सुना आपको फिजिक्स वाले टीचर स्टोरी सुनाते हैं, कौन सी स्टोरी सुनाते हैं? महाभारत, बढ़िया है। मुझे को दोनों ही नहीं पता है बेटा। एक था रावण, एक थे राम, ऐसे ही होता है। राम भगवान ने, वैसे रावण से तो बहुत छोटे थे उम्र में वो बेचारे, रावण का अत्याचार बढ़ गया था तब राम का जन्म हुआ था। तो अच्छा, रावण का युद्ध ऑलरेडी ऑलरेडी राम भगवान के पूर्वजों से हुआ था, और पूर्वजों से मतलब 3 या 4 पीढ़ी पहले उनसे युद्ध हुआ था रावण का, तो मतलब रावण काफी बड़ा था उनसे, उनकी पीढ़ी, उनके वंशज में, उनके वंश में राम आए थे। और राम भगवान जब के जब पूर्वज थे, नाम तो याद नहीं आ रहा उनका मुझे, उनने रावण को ये श्राप दिया था कि मेरे ही वंश का व्यक्ति तुम्हें आके मारेगा, और भगवान राम ने उनको मारा था फाइनली।
लेकिन कई सारी और भी लंबी स्टोरीज हैं, उसमें से एक मैं बता देता हूँ। तो अच्छा, ये जो शास्त्र हैं उनका लिखने का सबका एक पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न है सभी का, और ऑलमोस्ट सब में ये फॉलो होता है। वो कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखे गए हैं सबके सब। जैसे भगवत गीता के बारे में जाने हम, तो भगवत गीता स्टार्ट हुई है, धृतराष्ट्र बात कर रहे हैं संजय से, इससे स्टार्ट हुई है, इसलिए वही बात कर रहा हूँ। संजय से वो पूछते हैं कि जो कुरुक्षेत्र में हमारे पांडव और कौरव जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, उसमें क्या चल रहा है इसका वर्णन बताइए। तो फिर संजय बताते हैं। ठीक है, संजय उसको सिचुएशन को समझाते हैं कि कैसी सिचुएशन है। उसके बाद संजय ही ये बताते जा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, और उसका ही वर्णन लिखा हुआ है। और संजय ये बता रहे हैं कि भगवान से अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा, अर्जुन को आंसर भगवान ने ये दिया। इस फॉर्मेट में पूरी बुक लिखी गई है। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर और आपसी कन्वर्सेशन। ऐसी श्रीमद् भागवतम भी है, ऐसी महाभारत भी है, और भगवत गीता महाभारत का ही हिस्सा है। महाभारत एक बड़ा बुक है, टोटल 1 लाख श्लोक है महाभारत में, 1 लाख। उसमें से 700 श्लोक लिए गए हैं, वो भगवत गीता है। 700 श्लोक भगवत गीता में आए हैं टोटल उसमें से। ठीक है, महाभारत बड़ी बुक है एक्चुअली में। और रामचरितमानस, रामायण, ये दोनों भी ऐसी कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखी गई हैं। तो कन्वर्सेशन किनका चल रहा है? शिव जी और पार्वती का। शिव जी का और पार्वती का कन्वर्सेशन चल रहा है। पार्वती जी किस शिव जी से पूछती हैं, भगवान की कथा सुनाने को कहती हैं एक्चुअली में। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि भगवान राम की, क्योंकि भगवान राम ही शिव जी के आराध्य रहे हैं हमेशा से। शिव जी मतलब आप कहीं भी पढ़ोगे किसी भी बुक में, या ज्यादा नॉलेज रखोगे शिव जी के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा भगवान शिव का स्पेशल लगाव है भगवान राम के प्रति, और उनका ही नाम वो जप करते हैं, उन पे ही ज्यादा ध्यान करते हैं भगवान राम पे। सबका अपना अपना होता है, जैसे शिव जी का भगवान राम के प्रति है तो। ठीक है, तो वो उनसे पूछती हैं पार्वती माँ कि आप जिनके ध्यान करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उनके बारे में सुनाइए। भगवान ने ऐसे राम जन्म क्यों लिया, और ऐसी स्टोरी बताने को कहते हैं। ठीक है, तो शिव जी बताते हैं। तो कई सारे रीजन होते हैं भगवान के हर एक अवतार के, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि श्लोके यदा यदा ही धर्म, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो उसमें भगवान के जन्म के रीजन बताए गए हैं, जब जब धर्म की हानि होती है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भरवती भारत अभ्युत्थानम अधर्म से, जब जब अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मानम सृजामहम। नहीं, साफ से लास्ट लाइन बोल दी तो ही मैंने, सॉरी। बीच की और भी लाइनें, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भरवती भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, यही है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग ऐसे रीजन होते हैं। तो इसमें वो रीजन्स डिस्कस किए गए हैं, उनको भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, बट मैं सीधे उस स्टोरी वाले पार्ट पे आता हूँ। तो भगवान राम के अलग अलग, भगवान राम के फॉर्म में अवतार लेने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन था कि भगवान को एक बार नारद मुनि ने भी श्राप दिया था। नारद मुनि ने एक बार श्राप दिया था उनको, और उस श्राप की वजह से भगवान ने एज ए राम अवतार लिया। अब पार्वती माँ के गुरु जी हैं नारद जी। पार्वती माँ मैया जो है उनके गुरु हैं नारद जी। तो और नारद जी का तो एक ही जप है, नारायण नारायण, बस जपते रहते हैं वो। ठीक है, एक काम और है इधर उधर इंफॉर्मेशन फैलाने वाला। ठीक है, तो नारायण जी वो नारद जी वो जपते रहते हैं। तो दो चीजों से उन्हें बहुत अचंभा हुआ। एक तो उनके गुरु हैं, और उनके गुरु के बारे में ऐसा कहा जाए कि उनने भगवान को श्राप दिया, तो उनको थोड़ा अजीब तो लगेगा या बुरा तो लगेगा। दूसरा एक और भी रीजन था कि भाई वो तो खुद ही नारायण नारायण जपते रहते हैं, और नारायण को ही श्राप दे दिया, ये तो थोड़ा असंभव वाली बात लग रही है। ऐसा हुआ क्यों, इसके बैकग्राउंड की स्टोरी बताइए। तो इसके बैकग्राउंड की स्टोरी वो बताते हैं, वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये सब तो भूमिका थी, कैसे स्टोरी बनाई गई। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, नारद जी हिमालय की कोई जगह का नाम है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे नाम, तो वहां जाते हैं। वहां बहुत अच्छा वातावरण, मतलब कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। मतलब आसपास पेड़ पौधे हैं, झरना है, और बहुत
पीसफुल माहौल है, बहुत पीसफुल माहौल है, तो उस जगह पे उनका मन लग जाता है तपस्या करने में। वो जाके समाधि टाइप की सिचुएशन में बैठ जाते हैं और भगवान का नाम जपना स्टार्ट करते हैं, नारायण नारायण। उनको एक बार दक्ष ने श्राप दिया हुआ था कि तुम कुछ सेकंड्स, एक क्षण से ज्यादा कहीं भी नहीं रुक सकते, मतलब बहुत फास्ट फास्ट प्लेस चेंज करोगे आप, ठीक है। तो लेकिन वहां उनपे भगवान का नाम जपने की वजह से और प्लेस के एनवायरनमेंट से ऐसा इम्पैक्ट होता है कि वो वहां स्टे करते हैं और लंबे समय तक स्टे करते हैं और जपते रहते हैं। और कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले किसको समस्या होती है? इंद्र को। नहीं पता है आपको? पता होना चाहिए सब। आपने यदि सीरियल देखे हो पुराने कोई भी, तो सबसे पहले यदि तपस्या कोई करने लगे तो इंद्र को सबसे पहले समस्या होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कोई तपस्या कर रहा है तो मेरा सिंहासन जाने वाला है। उन्हें यही डाउट डाउट रहता है, और होता भी उनके साथ ऐसी, क्योंकि उनकी हरकतें हैं कुछ कुछ ऐसी। तो जैसे ही रावण ने तपस्या की, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, या जिनने भी पुराने समय में तपस्या की, स्ट्रांग और पावरफुल व्यक्ति हुआ है, सबसे जाके पहले इंद्र को ही मारता है व्यक्ति। सबसे पहले उन पे ही हाथ साफ करता है और उनको भगाता है स्वर्ग से। स्वर्ग का राजा पहले खुद बनता है, बलि महाराज बने। उससे पहले हिरण्यकश्यपु ने उनको किडनैप किया ऐसे कह लो, या उनको बंदी बना के रखा, अपना काम करवाया, हिरण्यकश्यपु किंग बना। उसके बाद रावण ने भी यही किया, रावण ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। तो कोई तपस्या करता है तो इंद्र को सबसे पहले कष्ट होने लगता है। तो उनको लगा नारद मुनि मेरी पोजीशन पाना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी टीम को भेजा, किस लिए? तपस्या भंग करने के लिए। और टीम में कौन कौन गए? कामदेव और स्वर्ग की और भी जो अप्सराएं थी। कामदेव स्वयं गए, और अप्सराएं गई वहां पे। तो उन्होंने वेराइटी ऑफ मेथड ट्राई किए उनकी नारद जी की तपस्या भंग करने का। मल्टीपल मेथड किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। नारद जी तपस्या में ही लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। तो जो कामदेव वहां तपस्या भंग करने आए थे, उनको लगा यदि नारद जी को ये पता चला कि मैं उनकी तपस्या भंग करने आया था तो कहीं मुझे ये श्राप ना दे दें। तो वो खुद ही वहां जाके प्रणाम कर देते हैं, माफी मांगने लगते हैं नारद जी से कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने प्रयास किया लेकिन आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, आप बहुत बड़े संत महात्मा हैं, ऐसे उनका तो बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो कामदेव। तो नारद जी उनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई तो नारद जी को प्राउड आ जाता है। क्रोध तो नहीं आया तपस्या भंग करने पे, दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई, प्राउड आ जाता है। और सबसे पहले वो जाते हैं कहाँ? शिव जी के पास। और शिव जी के यहाँ जाते हैं तो शिव जी से सीधा जाके पूछते हैं आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? क्या क्या हो गया ऐसा बोले? तो बोले कि अरे मैं वहां तपस्या कर रहा था, वो कामदेव आया था, मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे उन्हें बताया। तो शिव जी समझ गए कि गड़बड़ है। क्रोध तो नहीं आया है। अच्छा, शिव जी को एक ताना और मार दिए संग में कि ना कामदेव तो आपकी तपस्या में भी आया था, लेकिन आप की तपस्या भंग तो नहीं, लेकिन आपको क्रोध आ गया था और कामदेव को उनने भस्म कर दिया था तीसरी आंख खोल के। शिव जी ने भी एक बार तपस्या की थी, जब उनकी पहली पत्नी का ने शरीर त्याग दिया था सती ने, तो उनने बहुत लंबी तपस्या की थी, ध्यान मुद्रा में चले गए थे। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए भी कामदेव जी गए थे। उनकी तपस्या तो भंग नहीं कर पाए थे वो, लेकिन उनको क्रोध आया तो तीसरी आंख खोल के उन्हें भस्म कर दिया था कामदेव को सीधे। तो उनके साथ ऐसा हो चुका था। तो शिव जी को एक ताना और मार दिए संग में नारद जी की, आपने कामदेव को भस्म कर दिया था, मैंने तो वो भी नहीं किया। तो शिव जी को लगा ठीक है कोई बात नहीं, मुझसे कह दिया। और एक मतलब फ्रेंड टाइप के हैं वो दोनों, आपस में दोनों ही भगवान के भक्त हैं एक तरीके से। तो शिव जी ने उनको समझाया आपने ये बात बहुत अच्छा काम किया है, आपने तो कमाल कर दिया, उनकी तारीफ की, और फिर ये समझाया मुझे ये बात बताई लेकिन किसी और को मत बताना ये बात अब आप, ठीक है, किसी और को ये बात मत बताना। लेकिन नारद जी जिसके मन में प्राउड होता है, घमंड होता है, उसको तो अजीब लगता ही है भाई कि नारद जी सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे इसलिए मना कर रहा है बना बताने से जिससे मैं फेमस ना हो पाऊं, मतलब मेरी पब्लिसिटी हो रही है तो इनको बुरा लग रहा है, मतलब इनको ईर्ष्या हो रही, जबकि वो तो उनके भले के लिए ही कह रहे थे कि ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि शिव जी समझ गए कि इनको ईगो हो गया है। ठीक है, लेकिन वो उसके बाद सीधे शिवलोक से निकल के, मतलब वहां से कैलाश से निकल के सीधे जाते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी के आते हैं ब्रह्मलोक में। उनकी स्पीड बहुत वैसे ही फास्ट थी भाई। वहां पहुंचते हैं, वहां सेम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनके फादर हैं, तो पिताजी से डायरेक्ट ही नहीं कहते वो कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रह्मलोक में जितने सारे लोग होते हैं सबको ये सेम वृतांत वो सुनाते हैं। और साथ में शिव जी को अलग लपेट लेते थे कि उनने तो, उनको तो क्रोध आ गया था, उनने तो कामदेव को भस्म कर दिया, मैंने तो वो भी नहीं किया, मतलब
आई एम मोर ग्लोरियस, ऐसे बताते थे सबको। डायरेक्ट ब्रह्मा जी को छोड़ के पूरे ब्रह्मलोक को ये बात बता दी उन्होंने, पूरे ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी को छोड़ के, क्योंकि वो फादर थे, उनके सामने नहीं कहना चाह रहे थे। तो ब्रह्मा जी तक भी नो डाउट बात पहुंच गई, लेकिन उनने भी यही बात समझाई उनको कि अब यहाँ बता दिया, अब किसी और से मत कहना आप। लेकिन उनको फिर भी नहीं आए, अब सीधे गए भगवान जी के पास, नारायण जी, विष्णु भगवान के पास, नारायण लोक में मान लीजिए, या बैकुंठ कह लीजिए, बैकुंठ बोलते हैं उनके प्लेनेट को, तो बैकुंठ गए और सीधे भगवान से जाके ये बात कह दी उनने। तो भगवान तो प्रसन्नता से सुनते हैं हर चीज को, बहुत ग्लोरियस, कुछ समझाया नहीं, लेकिन भगवान समझ गए कि हमारे भक्त को आज प्राउड आ गया है, अब इसका कुछ ट्रीटमेंट या कुछ तो समझाना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। तो बैकुंठ से जैसे ही निकलते हैं, देखते हैं एक सामने बहुत सुंदर नगरी बनी हुई है। नारद जी बैकुंठ से बाहर आते हैं अपना खुशी का समाचार सुन के। तो वहां उस नगरी में जाते हैं, तैसे ही तो वहां राजा जो रहता है, किंग, वहां का महल में जाते हैं। उनका वहां का किंग उनको बहुत आदर के साथ रिसीव करता है और उनको अपने महल में घुमाता है, और बताता है कि कल मैंने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा है, आप उसमें भी आइएगा। उसमें भी आइएगा। तो अपनी बेटी से भी मिलवाते हैं, क्योंकि कोई भी साधु घर में आता है तो अपने आशीर्वाद के तौर पे वो बेटी से मिलवाते हैं कि भाई किसी साधु का और बड़े संत का आशीर्वाद मिले। हाँ, वहां वो कुछ स्टोरी नहीं सुनाते, लेकिन उनकी बेटी को देख के वो मोहित हो जाते हैं, और वो कहते हैं इस कन्या से तो मेरी ही शादी होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब उनको ये लगता है, तो उनको लगता है कि भाई मैं तो एक साधु आदमी, कोई किंग मुझे अपनी बेटी क्यों देगा। कोई अब बिटिया, अब भाई देखता है ना स्टेटस, व्यक्ति हमारी बेटी को पाल पाएगा कि नहीं पाल पाएगा, तो उस हिसाब से शादी कराएगा। या फिर मैं कुछ बहुत ग्लोरियस हूं, या फिर कुछ ऐसा हो जिसको देख के ही बेटी मोहित हो जाए। जैसे भगवान को कोई देखे सामने तो मोहित हो सकता है, और हो जाने के बाद भगवान को एक्सेप्ट कर सकता है एज ए हस्बैंड। तो सीधे वो भगवान के पास, मतलब भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास नहीं जाते, भगवान को याद करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। भगवान आ जाते हैं तुरंत ही, और भगवान से क्या मांगते हैं कि भगवान मुझे एक दिन के लिए अपना स्वरूप दे दीजिए, स्वरूप दे दीजिए जिससे मैं उस कन्या से शादी कर पाऊं, क्योंकि आपका स्वरूप तो किसी के सामने फेल होने से रहा, यदि मैं आपके स्वरूप में जा रहा हूं शादी करने, तो कंफर्म वो कन्या मुझे वरमाला पहना देगी। अब स्वयंवर है तो लड़की के हाथ में है चॉइस, तो चॉइस तो लड़की के हाथ में है ना कि भाई वो किसको वरमाला पहनाती है। तो भगवान उनको ये तो नहीं देते अपना स्वरूप। हाँ, उनको भगवान अपना स्वरूप देने की जगह बंदर का मुख दे देते हैं, अपना स्वरूप तो नहीं देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता क्योंकि वो आईना देखते नहीं है। वो सोचते हैं भगवान ने कहा है, ठीक है चले जाते हैं। भगवान उनको ये कह देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा हो वही होगा, ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भगवान को बोला था तो कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद देना था, भगवान ने आशीर्वाद दिया जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही होगा। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद देके उनको भेज देते हैं। अगले दिन स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत प्राउड होके बैठे थे कि आज तो मेरा ही नंबर है, क्योंकि मैं ही सबसे बढ़िया लग रहा हूँ। लेकिन वो जो लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है, स्वयंवर हो रहा होता है, वो सामने से निकल जाती है, और ये ऑलमोस्ट अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं कि इनको माला पहनाने वाली है, पिलाने वाली है, लेकिन वो नहीं, इनकी तरफ देखती भी नहीं है, एक की तरफ देखती भी नहीं है, और इनके पास से निकल जाती है। और आगे जाके देखते हैं, भगवान स्वयं उस सभा में मौजूद होते हैं, और भगवान को जाके ही वो माला पहना देती है। तो भगवान को जाके माला पहना देती है। तो इनको बहुत दुख होता है, और आसपास वाले इनके ऊपर बहुत हंस रहे होते हैं इनके ऊपर। तो इनको डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो आसपास वाले बताते हैं अपना मुख तो देखो एक बार, तो ये जो भी है, जब आईना होता हो या जो भी होता हो उसमें चेक करते हैं, तो देखते हैं मेरा मुख तो बंदर का हो रखा है। तो इनको भगवान पे भयंकर गुस्सा आ जाता है। एक तो भगवान ने इनके साथ ये धोखा कर दिया कि बंदर का मुख दिया, ऊपर से लड़की भी खुद ले गए। तो दो दो कष्ट हो गए नारद जी को, नारद जी को दो दो कष्ट हो गए। तो भगवान के साथ ही वो लड़की की शादी हो गई, चली गई। भगवान को रास्ते में ही जाके मिलते हैं सीधे कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा बुरा किया। और गुस्से में सीधा श्राप दे देते हैं कि जैसे अपनी पत्नी के वियोग में मैं, मतलब अपनी पत्नी के लिए, पत्नी तो हुई नहीं थी, मतलब पत्नी के लिए वियोग में मैं कष्ट या दुखी हो रहा हूं, ऐसे ही आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। और जे आपने मुझे बंदर का मुख दिया है, आपकी सहायता भी बंदर ही करेंगे, ऐसा उनको श्राप दे देते हैं।
लेकिन श्राप देने के बाद उसके बाद वो रिवील करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो जो लड़की थी वो प्लेनेट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे क्योंकि भगवान ने समझाया है, जो जगह थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। भगवान समझ गए कि ये हमारे भक्त को प्राउड आ गया है, इसको थोड़ा समझाना चाहिए, तो भगवान का ही क्रिएशन था वो एक्चुअली में। और जैसे ही ये श्राप दे देते हैं, वो जो कन्या थी वो सीधे अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है, और दैट इज लक्ष्मी जी ओनली। तो लक्ष्मी जी थी वो। और लक्ष्मी जी वैसे ही भगवान की ही वाइफ है, तो भगवान के साथ ही जाने वाली थी, तो उनके साथ ही वो जानी थी। लेकिन भगवान को ये जो श्राप मिलता है, उसकी वजह से भगवान अजय राम अवतरित भी हुए। पूरे 1 साल तक वो अपनी पत्नी से दूर रहे। रावण की उनके कौन सा वन था भाई याद, अशोक वाटिका में माता सीता रही, और उनकी बंदरों ने ही सहायता की उस युद्ध में। बंदरों की हेल्प से वो युद्ध जीते भी भगवान राम, और अपनी पत्नी से मिले। तो वो स्टोरी इस तरीके से थी कनेक्शन की, कि भगवान राम ने एक, मतलब भगवान राम के जन्म का एक रीजन, ये भी मल्टीपल रीजन होते हैं हर एक अवतार के भगवान के, उनमें से एक रीजन ये था। इस तरीके से भगवान ने कोई स्टोरी सुना दी। ठीक है। टाइम हो गया? नहीं हुआ तो अब फिर मैथ कर लेते हैं, चलिए। ठीक है। सुनी थी किसी ने पहले से स्टोरी, कोई भी ऐसा जिसने सुन रखी हो? आपने सुन रखी थी, 2-3 लोगों ने, अरे वाह, बढ़िया। काफी लोग पहले से बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं, मतलब। मैंने बताई थी? अच्छा ठीक है, मैंने ही बताई है कभी, ओके, हो सकता है, मुझे याद नहीं लेकिन। किसी ने वो स्टोरी सुनी है? एक बार नहीं, एक बार एक टेस्ट करने के लिए, ऋषि का नाम नहीं आ रहा है, कौन तो थे, कि भगवान सर्वश्रेष्ठ, या भगवान कौन है इनमें, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी में कौन श्रेष्ठ है। तो एक ऋषि जी, नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो टेस्ट करने जाते हैं इस बात को। और टेस्ट में क्या करते हैं, भगवान शिव जी के पास जाते हैं, तो उनको कुछ बोलते हैं थोड़ा बहुत, और उनको गुस्सा आ जाता है। तो टेस्ट ऐसे था वो कि मतलब जिसका टॉलरेंस लिमिट बहुत ज्यादा होगा, वो भगवान है, मतलब, या सबसे हाईएस्ट श्रेणी का, ऐसे है, हाईएस्ट लेवल है उसका, मतलब ऐसे मान सकते हो, या वो भगवान है। नाम याद नहीं आ रहा, भृगु मुनि थे क्या? भृगु मुनि थे क्या? कोई ऋषि तो थे, कंफर्म है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो उनके पास भी ऐसी कुछ सुनाते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो भी इनको डांट डपट देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो सीधा जाके सीने पे लात मार देते हैं उनके, सीने पे लात मार देते हैं ब्रह्म विष्णु जी के। और भगवान विष्णु क्या करते हैं, वो सबसे अचंभे वाली बात थी, उनका चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देवता आपको ऐसे कुछ बोलते हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा, मेरी कठोर छाती से आपके पैर को चोट तो नहीं लगी, ऐसे उनसे पूछते हैं। तो वो सुन के दंग तो रह ही जाते हैं, लेकिन रियलाइज भी करते हैं कि ओरिजिनल गॉड कौन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद और बहुत कुछ होता है। सीने पे लात खा के भगवान विष्णु तो माफ कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी माफ नहीं करती हैं। तो उनके साथ भी बहुत कुछ होता है फिर। हम्म। फिर भगवान एज ए, क्या नाम है, बालाजी भगवान जो है ना, तिरुपति में, तिरुपति में वेंकटेश बालाजी भगवान जिनको बोलते हैं, पद्मावती के फॉर्म में वहां से वो होती हैं लक्ष्मी जी, और उनसे शादी करने के लिए भगवान एज ए बालाजी वहां आते हैं। तिरुपति में जो मंदिर है ना बालाजी, तो वहां पद्मावती टेम्पल भी है और बालाजी टेम्पल भी है। किंग की डॉटर होती है रानी पद्मावती, उनसे शादी करने के लिए भगवान वहां एज ए बालाजी वेंकटेश बन के, श्रीनिवास वेंकटेश, तो वैसे बन के आते हैं। और कुबेर जी से उधार लेते हैं, क्योंकि किंग की बेटी से शादी करनी थी ना, तो कुबेर से अपनी शादी का अरेंजमेंट करवाते हैं, क्योंकि वो वैसे बहुत बड़े ओपुलेंट परिवार में नहीं आए थे, किसी सामान्य से परिवार में आए थे। तो किंग की बेटी से शादी करने के लिए पैसा बहुत चाहिए था, तो वो उधारी मांगते हैं, उस उधारी के नाम पे आज तक वहाँ फेस्टिवल चल ही रहा है। आ, भगवान ने, मतलब, जो मंदिर में डोनेशन आता है वहां पे तिरुपति मंदिर में, वो डोनेशन से वो ऐसे मान लीजिए रीपे कर रहे हैं कुबेर को, जो उन्हें वो लिया था, लोन ले लीजिए या जो मान लीजिए। दूसरा, वहां पे फ्री में अभी भी प्रसाद रोज मिलता है, और लाखों की संख्या में खाना खाते हैं लोग, और बहुत शानदार खाना मिलता है। मैं तो गया हूँ 2 बार, इसलिए पता है मुझे। अच्छा, वहां का मंदिर का व्यवस्था ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री है, बहुत शानदार व्यवस्था है।
बहुत अच्छा है। तो वो एक्चुअली में भगवान की शादी की फीस चल रही है अभी तक। फीस समझते हैं ना? दावत, एक तरीके से ऐसे के लिए दावत। तो वो फीस्ट में सबको फ्री में खाना मिले जा रहा है। वैसे भगवान की शादी की अब तक दावत चली रही है वो। तो रोज वहाँ बढ़िया शानदार प्रसाद मिलता है सबको फ्री में। भगवान दर्शन भी देते हैं बालाजी के फॉर्म में, वहां पे दर्शन करो, मस्त प्रसाद खाओ। सबसे बढ़िया जगह है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में जहाँ पे भी गया हूँ उनमें से। बहुत अच्छा प्लेस है उनमें से एक है। लड्डू भी बहुत शानदार है वहाँ का। और बालाजी लड्डू, हालांकि अच्छी बात है, यहाँ अपने इस्कॉन मंदिर में भी बालाजी टेम्पल है तो वहां पे भी लड्डू मिलता है। तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है। तिरुपति बालाजी जा सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ पे भी बालाजी भगवान आने की एक लंबी स्टोरी है। यहाँ पे तो इस्कॉन मंदिर में पहले ओरिजिनली जब इस्कॉन मंदिर यहाँ बना था तब बालाजी भगवान का मंदिर नहीं था वहां पे। बाद में बना है वो, मतलब बाद में डेवलप किया गया है। ठीक है, कभी और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं एंड करते हैं, कुछ समय बचा है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं बचा है? 4 मिनट ही बचे, नहीं 7 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, जाग जाएं बस आप लोग। हम्म। कौन सा क्वेश्चन किया था? फिफ्थ? फोर्थ तक कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन करना है? चलो फिफ्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है, लिमिट एक्स टेन टू 1, 1 - x² अपॉन साइन पाई एक्स। सो एक्स की जगह 1 पुट करने पे न्यूमरेटर भी जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो है। ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। किसी को कोई आइडिया कैसे करना चाहिए? किसी को भी? हो सकता है। एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो साइन पाई जीरो नहीं हो जाएगा? 0/0 है। कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन तो सबसे शॉर्ट एंड फास्ट मेथड है इसमें। सबसे शॉर्ट एंड फास्ट वही है। डिफरेंशिएशन से कर सकते हो तो वही बढ़िया है, बेस्ट है। लेकिन साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पता है किसी को? कॉस पाई एक्स इंटू पाई, मतलब पाई कॉस पाई एक्स। साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पाई एक्स, वो होता है पाई इंटू कॉस पाई एक्स। ये होता है डिफरेंशिएशन साइन पाई एक्स का। यदि कर सकते हो उससे तो फास्टेस्ट है वो तो। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक बन जाएगा ये। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी उतना डिटेल में नहीं पता है। लेकिन डिफरेंशिएशन में से करना है तो मैं आंसर निकाल के तो दिखाई देता हूँ एटलीस्ट, पे दूसरे मेथड से बता दूंगा। सो लिमिट एक्स टेन टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, और साइन पाई एक्स का मैंने यहाँ लिख ही रखा है, वो आ जाएगा पाई कॉस पाई एक्स। और x की जगह 1 पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 पुट करोगे तो -2, यहाँ पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। सो आंसर है 2/पाई। 2/पाई 1 से कम है, ज्यादा है? कम है। पाई बड़ा है 2 से, तो कम है, ऑब्वियस सी बात है। सो आंसर तो 2/पाई सही है। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन से हो गया। ट्रिग्नोमेट्री या किसी और तरीके से कैसे किया जाए? सो एक तरीका तो ये है कि आप पाई 1 - x को टी पुट कर दो, क्योंकि x-1 को अप्रोच कर रहा है तो टी 0 को अप्रोच कर जाएगा, और यहाँ पुट करोगे तो ये वन साइन में अपने आप 1 - x वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में भी वही बन जाएगा। देखो दिखाता हूँ कैसे। सब्स्टिट्यूशन से बता रहा हूँ, ये तो डिफरेंशिएशन से हो गया। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन समझना बल्कि ट्रिकी था, लेकिन मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। पुट किया
वन माइनस एक्स को टी, तो वन माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स के। अच्छा, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया, चलो पहले मॉडिफाई कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। इसको ऐसा किया, लिमिट एक्स टेन टू वन, इसको लिखा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन साइन पाई एक्स। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब वन माइनस एक्स जो यहाँ पे आया है, इसको टी पुट कर रहा हूं। ठीक है, वन माइनस एक्स को टी पुट करने का एक रीजन यही नहीं है कि यहाँ आया है, दूसरा रीजन एक और भी है कि यहाँ एक्स की जगह वन पुट करोगे तो टी की लिमिट जीरो आ रही है, इसलिए भी किया है मैंने। ठीक है, यदि एक्स की जगह यहाँ वन पुट करोगे तो टी की लिमिट जीरो आ रही है, ये भी एक एडवांटेज है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके, चलो करके देखते हैं क्या बनता है। लिमिट टी टेन टू जीरो, यहाँ लिख दिया टी, और एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ वन एज इट इज, एक्स की जगह लिखूंगा वन माइनस टी, तो ये टू माइनस टी बन गया, मैं सोचा था वन माइनस टी बनेगा ये तो। और साइन पाई एज इट इज, अच्छा पाई का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पाई टी ही बन रहा है, बन तो गया, हो गया काम खत्म। सो यहाँ साइन पाई एज इट इज, टी की एक्स की जगह क्या करूंगा, वन माइनस टी, ऐसे ही बन जाएगा। इस वाले आंसर को मिटा रहा हूं, इधर लिखूंगा इसके आगे, नहीं तो ये डिफरेंशिएशन वाला बीच में रहने देते हैं और इधर दूसरा लिख देते हैं सीधा इस साइड यहाँ पे। ठीक है, बीच में डिफरेंशिएशन वाला लिखा रहने देते हैं। अब ये हो गया टी इंटू लिमिट, सॉरी, टी इंटू लिमिट, वर्ड लिखना भूल गया, लिमिट टी टेन टू जीरो, टी टेन टू जीरो, टी इंटू टू माइनस टी हो गया ये। डिनोमिनेटर को ध्यान से समझना, ये पाई अंदर जाएगा तो पाई माइनस पाई टी बन जाएगा, बन जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई टी, ऐसे ही बन जाएगा। बस इसके बाद काम खत्म है आपका, जल्दी से सॉल्व कर डालता हूं मैं। लिमिट टी टेन टू जीरो, ये बन जाएगा टी इंटू टू माइनस टी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा इन कौन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो ये बन जाएगा साइन पाई टी। क्या ये कोई फॉर्मूला बन गया ये वाला, ये फॉर्मूला हो गया। इसका आंसर वन अपॉन पाई आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और यहाँ टी की जगह जीरो पुट कर दो, सो टू अपॉन पाई आंसर। ठीक है, सो यहाँ ये बन गया फॉर्मूला जिसका आंसर है वन अपॉन पाई, और इसका आंसर है टू, तो वन इंटू टू, सो आंसर है टू अपॉन पाई, जो यहाँ डायरेक्टली आ गया था। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका है, ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका है। ओके, डिफरेंशिएशन नो डाउट, जब तक आपको स्क्वायर रूट नहीं लगे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सीधे सीधा डिफरेंशिएशन है, देन इट विल बी इजियर वन। हमेशा डिफरेंशिएशन तब तक ही इजी पड़ता है, लेकिन जब तक आपको बहुत सीधे फंक्शन दिए जिनका डिफरेंशिएशन आसान होता है, जैसे यहाँ पे थे। ठीक है, लेकिन जिनका डिफरेंशिएशन ट्रिकी होता है वो, उसमें डिफरेंशिएशन मेथड कठिन पड़ता है। चलिए, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो डाउट आए वो पूछिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, अच्छे मार्क्स आएंगे सैटरडे के टेस्ट में तो चलिए, हरे कृष्णा।